स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम जिसमें हम रोजाना अलग अलग विषय जो कि संबंधित होते हैं कृषि से वो शामिल करते हैं, ताकि आपके पास कोई भी सवाल है, कोई समस्या है, उसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमसे जान सकते हैं। माध्यम रहता है हमारा टोल फ्री नंबर। बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होने वाली है रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं रबी फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में। तो दोनों ही अहम विषय हैं। रबी फसलें खेतों में लगी हुई हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, 1800-1130-61। दोनों ही टोल फ्री नंबर है, यानी कि निःशुल्क है। आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल है उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर मनोज खन्ना हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें ये प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये एसोसिएट प्रोफेसर है कीट विज्ञान, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी दर्शकों को जागरूक कर सकें, उनके सवालों के जवाब उन तक पहुंचा सकें, और इसके लिए हमारे दर्शकों को यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा। लेकिन जब भी कॉल करेंगे तो टीवी की आवाज कम कर देंगे और सीधा फोन पर बात करेंगे, और साथ ही नेटवर्क एरिया में आकर कॉल कीजिएगा, तभी तो आपका जो सवाल है स्पष्ट रूप से हम सुन पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। पहला विषय है रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन, इसी से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना, हम आपसे जानना चाहेंगे जब हम बात करते हैं उचित जल प्रबंधन की, तो रबी फसलों में सर्दियों का मौसम है, कितना जरूरी हो जाता है? आपका जो आज ये विषय हेलो किसान में लिया गया है बहुत ही उचित विषय है, उचित समय है। हमारी रबी फसलों की सबकी बुआई हो चुकी है, करीब करीब 15-20 दिन 20-25 दिन हो चुके हैं। अधिकतम फसलों को इस समय आप लोगों ने सरसों लगा रखी होगी, गेहूं लगा रखा होगा, सब्जियों की खेती लगा रखी होगी, जो समय समय पर पानी का प्रबंधन जरूरी है। जिनमें पानी के प्रबंधन से हम चर्चा करते हैं तो हमारी मुख्य विषय होता है कि हम कितना पानी लगाएं, कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो हमारे को ये देखना होगा कि कैसे लगाएं, इस पे हमें खास ध्यान रखना है। कब लगाएं, पानी के मिट्टी की जांच करके, मिट्टी में पानी की समय आ गया हो अगर आपको लगाना है। जैसे गेहूं में हमारी कुछ कुछ विशेष स्थिति होती हैं जिनके ऊपर पानी लगाना पड़ता है। हर 20 से 21 दिन बाद हमें पानी का सिंचाई करनी पड़ती है। उस हिसाब से आपको पानी का प्रबंधन उचित तरीके से करना है। अब बात आती है कितना लगाएं। अब कितना लगाएं में हमारे साथ बड़ी समस्या होती है हमारे किसान भाइयों के साथ, कि वो उन्हें ये नहीं समझ में आता। जैसे हम गेहूं में कहते हैं 2 इंच पानी या 5 सेंटीमीटर पानी प्रति सिंचाई हमें देना चाहिए। अगर ये किसान भाइयों को नहीं पता लगता कि 2 इंच पानी कब हो गया और कैसे इसको लगाएं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी आजकल आधुनिक विधियां आ गई हैं। जैसे फवारा सिंचाई है, मिनी स्प्रिंकलर है, जिनमें ये क्षमता होती है कि हमें पता होता है कि 1 घंटे में कितना पानी गिरता है। जैसे साधारण रूप से फवारे में 1 घंटे में करीब करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर पानी की बारिश होती है। तो उस हिसाब से अगर हमें 5 सेंटीमीटर पानी लगाना है तो हम 4 घंटे उस फवारे को एक जगह एक स्थिति में चला सकते हैं, जिससे कि हमारी गेहूं की सिंचाई पूरी हो जाती है। ऐसे ही सब्जियों में, जिसमें गेहूं में तो हम 20 से 21 दिन में पानी लगाते हैं, बट सब्जियों में हमें बहुत जल्दी पानी देना पड़ता है, क्योंकि सब्जियों की पानी की आवश्यकता बहुत होती है। बिल्कुल, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ज्ञात हो कब पानी देना है और कितना पानी देना है। और कितना पानी देना है, इसके लिए तो अब आपकी मदद के लिए कई आधुनिक पद्धतियां भी यहाँ पर तैयार की गई हैं, जिनका आप चयन कर सकते हैं। किस तरह से चयन कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन जरूरी हो जाता है आपकी विभिन्न फसलों के लिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञ से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट।
पौधों की सभी क्रियाओं और बढ़वार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पानी पर ही है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को समय पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। रबी फसलों की पैदावार के लिए जरूरत से कम और अधिक जल देना दोनों ही हानिकारक होते हैं। इसलिए जमीन में उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। रबी फसलों में सिंचाई करना लाभदायक होता है। जरूरत से ज्यादा सिंचाई से रबी फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे सिंचाई अधिक करने से मृदा वायु संचार में कमी का होना, पोषक तत्वों को ग्रहण करने में अनियमितता होना, पौधों के जड़ तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ना, कुछ पोषक तत्वों जैसे लोहा और मैंगनीज की अधिकता से पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ना, मिट्टी की उर्वरता में कमी होना, मिट्टी में अपरदन की समस्या का होना, हानिकारक गैसों का उत्पादन होना, मिट्टी जल स्तर में वृद्धि होना, साथ ही जल भराव की समस्या का होना। इसके अलावा लाभदायक सूक्ष्म जीव की संख्या में कमी होना। वहीं रबी फसलों की सिंचाई की बात करें तो स्रोत से पानी को सीधे खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए खेत को लंबाई ढलान की ओर 4 से 6 मीटर की नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए और मेड़ के सहारे मुख्य नाली से सिंचाई जल छोड़ना चाहिए। साथ ही भूमि ऊंची नीची हो तो बौछारी सिंचाई करनी चाहिए। इससे कम जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। साथ ही सिंचाई तब करनी चाहिए जब पौधों की वृद्धि और विकास में उपलब्ध नमी के कारण महत्वपूर्ण कमी आनी शुरू हो जाए। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। समेकित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो आप सभी हमारे दर्शकों को समझाएं कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन जब हम बोलते हैं तो ये क्या है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन, ये हम क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी और हमें क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अपने सभी जो मुझे देख पा रहे हैं, हम लोगों को सुन पा रहे हैं, कि आजकल जो रबी की फसलें लग चुकी हैं, जैसे कि रबी की फसल में आपका मूली है, शलजम है, सरसों है, मटर है, टमाटर है, बैंगन है, ये तमाम तरह की फसलें आपको इस सीजन में लगाई जाती हैं और उन फसलों में बहुत सारे कीड़ों का आक्रमण होता है और उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं और कि हमारे वातावरण से बहुत सारे जो पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। उसके साथ ही साथ हमारा जो स्वास्थ्य है, दिन प्रतिदिन अनेक बीमारियां घर कर रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो हम धरती माँ कहते हैं, मृदा का स्वास्थ्य है आए दिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि जितनी सारी हम दवाइयां डालते हैं वो सब जमीन के अंदर मिलती हैं और जमीन में जो मित्र कीट हैं हमारे, जो मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आज जो हमारी जमीन में भुरभुरापन होता है, फसल लगाते हैं, जड़ गहराई तक जाती हैं, बहुत सारे पोषक तत्व लेती हैं, जब भुरभुरापन कीड़ों की वजह से नहीं हो पाता है, जैसे कि एक मित्र है हमारा केंचुआ, उसको भी उसकी संख्या बहुत दिन पर दिन कम होती जा रही है। आज हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट डालो, केंचुओं की संख्या बढ़ाओ जिससे भुरभुरापन हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग समेकित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में बताएंगे कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम बहुत सारी विधियों का समावेश करके, जैसे कि बुवाई से पहले हमें कुछ बायो एजेंट जैसे बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम है, इनको अगर गोबर की खाद में मिला के या केंचुओं की खाद में मिला करके हम तैयारी के समय डाल देते हैं तो जमीन के अंदर हानिकारक जो कीट सोए हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर तैयारी हो जाती है कीटों के
नियंत्रण के लिए हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर जागरूक रहें। कई तरह की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तकनीकें विकसित की गई हैं, कई यहाँ पर तैयार किए गए हैं उर्वरक कह सकते हैं, कीटनाशी कह सकते हैं, जो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हैं। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, हमारे विशेषज्ञों के पास भंडार है इनका, उनसे हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। मौजूदा समय में फसलों में रसायनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो कमजोर होती ही है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से कीड़ों और बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। रसायनों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को आज के समय में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन अपनाना बेहद जरूरी है। लिहाजा अगर किसान सही समय पर एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल करे तो खेती में लागत को कम किया जा सकता है, साथ ही समय की बचत भी की जा सकती है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन मुख्य तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है व्यवहारिक नियंत्रण, जिसमें खेतों से फसल अवशेषों को हटाना होता है और मेड़ों को साफ करना होता है। दूसरा है यांत्रिक नियंत्रण, जिसमें कीड़ों और अंडों के समूहों को इकट्ठा करके नष्ट करना होता है। साथ ही प्रकाश प्रपंच और स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आता है अनुवांशिक नियंत्रण। इस विधि से नर कीटों को प्रयोगशाला में या रसायनों से फिर रेडिएशन तकनीकों से नपुंसकता पैदा की जाती है और फिर उन्हें काफी मात्रा में वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इससे मादा कीट अंडे नहीं दे पाती हैं। और फिर है जैविक नियंत्रण। फसलों में नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं को प्रयोग में लाया जाता है, जिसे जैविक नियंत्रण कहा जाता है। इसमें मित्र कीट और केंचुआ खाद शामिल होती है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का प्रमुख मकसद फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हानिकारक कीड़ों, बीमारियों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं की लगातार और व्यवस्थित रूप से निगरानी करना है। इसके अलावा कीड़ों और बीमारियों के आर्थिक हानि स्तर को पार कर लेने पर सुरक्षित कीटनाशकों को सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल करना है। साथ ही कृषि में कम लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ पाना और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट समेकित नाशी जीव प्रबंधन पर आधारित थी। आइए इसके साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर खन्ना का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर खन्ना, आपने बताया कि अगर हम जल प्रबंधन करते हैं, वो भी उचित जल प्रबंधन करते हैं, तो उसमें जरूरी हो जाता है कि ये जानकारी हो कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। तो इसमें जो ये आधुनिक पद्धतियां हैं, इसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। फव्वारा पद्धति के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी दी थी। और भी तो इसमें अन्य पद्धतियां होती हैं, उन पर क्या कहेंगे? अगर उन्हें अपनाते हैं हमारे किसान, तो किस तरह के लाभ ले सकते हैं? जैसे हमने चर्चा पे शुरू में कहा था कि फव्वारा पद्धति कई तरह से आती है। जैसे इसमें एक साधारण रूप का फव्वारा है जो गेहूं और जो इस तरह की फसलों में, गेहूं, चना आदि फसलों में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उसी का एक रूप, छोटा रूप है मिनी स्प्रिंकलर, जिसे मुख्य रूप से आप सब्जियों की खेती में, इस समय आपके यहाँ टमाटर की खेती, बैगन की खेती, सब तरह की सब्जियां लगी हुई हैं मौसम की अनुसार, और उन सब में आप पानी को बचाने के लिए, खासकर पानी से, बीमारी से, हमारे साथ ही डॉक्टर साहब बता रहे हैं जैसे बीमारियों का अधिक पानी लगाना भी एक बीमारियों को लाने का एक कारण होता है। अगर हम उचित तरीके से पानी लगाएंगे तो कम से कम पानी लगाएंगे और जितना जरूरत होगा उतना ही लगाएंगे। खासकर उर्वरक जो हम छिड़कते हैं, वो जैसे अगर ज्यादा पानी लगता है तो वो पानी में घुल के जमीन से नीचे चला जाता है और पौधे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो उससे उर्वरक की भी बर्बादी होती है। तो उर्वरक की भी दक्षता बढ़ानी है तो हमें उचित प्रबंधन अगर पानी का नहीं किया तो उर्वरक की भी दक्षता नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से अन्य विधियों में और सब्जियों में हम टपक सिंचाई, जिसे कहता है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई का नाम लिया गया है, वो भी हम जब बूंद बूंद से पानी और घुली हुई खाद को पौधे की जड़ के नजदीक पानी पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा ना केवल पानी की बर्बादी रुक जाती है, मुख्य रूप से हमने देखा कि कच्ची नालियों में अगर आप अपने स्रोत से, जैसे कोई ट्यूबवेल से पानी ला रहा है, कोई तालाब से पानी ला रहा है, अगर वो कच्ची नाली से लेके जाएगा अपने खेत तक,
तो आधे से ज़्यादा करीब करीब 30 से 40% पानी उसका खेत तक जाने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। उसकी बजाय भूमिगत जल पाइप की प्रणाली इस्तेमाल करके हर खेत को पानी पहुंचाने की जो हमारी भारत सरकार की योजना है उसका भी इस्तेमाल होता है कि हर खेत को पानी हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या एकीकृत जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन को लगाकर उसको कर सकते हैं। उससे भी पानी की बहुत बचत होती है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कई तरह की पद्धतियां हैं, तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। ना केवल अपने जो फसल है उसमें उचित प्रबंधन कर सकते हैं बल्कि बचाव भी कर सकते हैं जल का। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। किशन जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, मेरे पास जो है सरसों भी है और गेहूं की फसल भी है जी। तो गांव में तो मैडम ये कहते हैं कि किस दिन में पानी नहीं देना चाहिए, 1 महीने बाद, क्योंकि लगता नहीं। तो डॉक्टर साहब से यही जाए इसका सही तरीका क्या है, कब पानी डालना चाहिए सरसों में और इसमें गेहूं में? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर खन्ना? गेहूं में तो आप हर 20 से 21 दिन के बाद अपना पानी, हम अगर खुला पानी दे रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप फवारा दे रहे हैं तो मेरा आपसे सुझाव है हर हफ्ते 3 से 4 घंटे फवारा सिंचाई करें, तब आपकी गेहूं की जितनी भी पानी की आवश्यकता है पूरी हो जाएगी। और फवारा अगर आपने ले रखा नहीं ले रखा है तो ले लें, और उसके द्वारा हर हफ्ते, और खासकर अगर आप सरसों की बात करें, सरसों में हम ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। सरसों में हम पानी की कोशिश रहती है कि अगर कम से कम सिंचाई करें। कम से कम सिंचाई में भी सरसों की उत्पादकता बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से सरसों की उत्पादकता घट सकती है। इसलिए आपको सरसों में बहुत ध्यान से पानी लगाना है, और सरसों में फवारा इस्तेमाल करने का खास ध्यान रखना है। जब तक फूल नहीं आए हैं तब तक तो आप फवारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल आने के बाद फवारे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फवारे की पानी की मोटी बूंदों से फूलों के झड़ने की संभावना रहती है, जिससे आपके खेत का नुकसान हो सकता है। इससे मेरा आपसे अनुरोध है कि फवारा सिंचाई सरसों में तभी तक करें जब तक कि उसमें फूल नहीं आते हैं। तो गेहूं के बारे में भी यही जैसे कह रहे हैं कि 21 दिन में नहीं करना चाहिए। 21 दिन में अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तब दें। अगर आपके पास फव्वारा प्रणाली है तो हर हफ्ते, हर 7 से 8 दिन में आप गेहूं में पानी दे सकते हैं, और तब आपको 3 से 4 घंटे फव्वारा चलाना पड़ेगा और आपका एक सिंचाई पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है किशन जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा दिया है, और ऐसे ही हमारे किसान भाइयों यानी कि आपके सवालों को के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन और समेकित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप जल्दी से अपना फोन उठा के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। बता दें जौनपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कबीर हसन जी। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो कबीर जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो
हेलो, लगता है इनसे संपर्क जो है टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कीजिए, ट्राई कीजिए, पर नेटवर्क एरिया में आकर कॉल ट्राई कीजिए। जैसे ही कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनकर जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन आखिर है क्या? अगर हम बात करें इसमें IPM की भूमिका की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? IPM का मतलब है, अंग्रेजी में अगर जानना चाहेंगे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब समेकित नाशी, यानी कि हमारी बहुत सारी विधियां, जैसे मैं बता रहा था कि आपको जमीन में हमें बिवेरिया बेसियाना या मेटारिज्म मिलाना है तो जमीन के कीड़ों को खत्म किया जा सकता है। इसके आगे अब इसमें एक दूसरा विधि आती है कि फसलों में 2 तरह के कीड़े लगते हैं। उनमें से प्रथम कीट, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, तो रस चूसने वाले कीड़े वहां आक्रमण करते हैं, जैसे एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है। और जैसे ही ये पत्तियां का रस चूस लेते हैं, नीचे की जो सिराएं हैं उनमें से इसका रस चूस लेते हैं, उसमें पत्तियां मुड़ने लगती हैं। इसके बाद दूसरी तरह के जो कीट लगते हैं, जैसे सुंडी है, फूल खिलता है, कली बनती है, कली बनने के बाद फल बनते हैं, उस समय सुंडी का आक्रमण होता है, तो वहां पर ये आक्रमण करते हैं। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पर हमारी IPM विधि का एक जो रोल है वो ये है कि सबसे पहले हम, आपने जैसे कि रिपोर्ट में भी देखा था, ये है फिरोमोन ट्रैप जी। ये फिरोमोन ट्रैप है, इसके अंदर यहाँ एक ल्यूर लगा होता है जिसमें मादा की गंध होती है। नर उसे मिलने के लिए इस पॉलीथीन के बैग में आके फंस जाता है। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो कीड़ा खेत में आ रहा है या नहीं आ रहा उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा, अगर आपको जानकारी के लिए ही 1 एकड़ में 2 ट्रैप लगाना पर्याप्त है। इसकी कीमत 35 से 40 रुपए पड़ती है। 8 रुपए का इसमें ल्यूर बदला जाता है। इसके बाद ये मॉनिटरिंग हो गया। मॉनिटरिंग में अगर हमको पता लग जाता है कि कीड़े आ गए हैं, तो एक दूसरी विधि हमारी आ जाती है। ये होता है येलो स्टिकी ट्रैप, यानी पीले रंग का ये ट्रैप है। आप मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 15 से 20 रुपए की इसकी कॉस्ट आती है। आप घर में भी बना सकते हैं। एक पीला कलर कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, यहाँ एक लाइट का प्रबंधन कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सभी कीड़े लाइट को पसंद करते हैं। यहाँ जब लाइट होगी, कीड़े इस लाइट पर आएंगे और यहाँ के चिपक जाएंगे। दूसरा विधि। तीसरी विधि के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपका अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा, आजकल ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और आप इसे देख सकते हैं आराम से। इसमें बहुत सारे कीट घूम रहे हैं। ये ट्राइकोग्रामा है अंड परजीवी। ये कैसे काम करता है कि ये अंड, जैसा कि इसका नाम आपने जाना, अंड परजीवी, हमारे खेत में इसी तरह के ये अंडे देते हैं। छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो अंडे हैं इसी तरह के जो तितलियां होती हैं वो अंडे देती हैं, और अंडे में से सुंडी निकलेगी। अब यहाँ पर इस अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा को जो काम है, उस अंडे को वो परजीवित कर देता है। परजीवित करने के बाद सुंडी नहीं बनेगी। फिर क्या बनेगा? इसके अंदर से फिर वही निकलेंगे। इसका है टिनी बाष्प, यानी छोटा ततैया, मतलब ट्राइकोग्रामा। एक ट्राइकोग्रामा 10 अंडों को परजीवित करता है लगभग, और एक अंडे में से 6-7 दिन बाद पुनः 2 से 19 तक ट्राइकोग्रामा निकलते हैं। आपने यहाँ जाना 1 विधि, 2 विधि, 3 विधि। यहाँ पर हमें दवाइयों की अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम इस तरह से अगर प्रयोग करेंगे तो हमारी फसलों में कीटों की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी, और दवाई जो डालते हैं अंधाधुंध, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, तो दवाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, जिससे सीधे तौर पर फसलों को भी फायदा होगा, क्योंकि दवाओं से किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ काफी कम दरों पर आपके इसलिए ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकेंगे। अगर हम यहाँ पर डॉक्टर सिंह बात कर ले सब्जी फसलों की, उसमें भी खासतौर पर जैसे जिक्र किया था कि टमाटर की फसल अभी लगी हुई है, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें इनमें से कौन सी चीज हम उपयोग में ला सकते हैं? यस, बहुत अच्छी प्रश्न कहा है आपने मैडम जी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे टमाटर की फसल है जी, टमाटर के केस में जो हमने किसान भाइयों के साथ देखा है कि टमाटर तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद छिड़काव किसानों द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब टमाटर में सुंडी का आक्रमण हो जाता है और जब
सुंडी का आक्रमण होता है, किसान कहता है बहुत सारा कीड़ा मेरे खेत में लग गया, मुझे स्प्रे करना है, इसे रोकना है। क्योंकि जब हम दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, फिर वो दवाइयों से नहीं मरता है और नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। यहाँ पर आप जैसे मैं अभी आपको ट्रैप दिखा रहा था, ये फेरोमोन ट्रैप हेलिकोबार पार्मिजेरा, जो टमाटर की सुंडी है, जो पॉलीफेगस कीट है, वो उसको नुकसान करता है। अगर हमने यहाँ पर उस सुंडी से पहले उसकी जो अंडे होते हैं और अंडे के पहले उसके मादा कीट होती है, नर मादा अंडे देते हैं मिलने के बाद में, तो अगर हमने ये ट्रैप लगा दिया, ट्रैप लगाने पर सारे जितने बार नर हैं यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, नर का मादा के साथ मिलन नहीं होगा तो अंडे नहीं होंगे। एक तो कलेक्शन भी हो गया और उसके बाद आपको जानकारी भी लगी। इसके साथ ही साथ यहाँ यह है अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा, ये आपको 50,000 से 1.5 लाख तक आप अपने खेत में छोड़ सकते हैं। हर 15 से 20 दिन बाद इसकी पॉपुलेशन आपके खेत में अगर बरकरार बनी रहेगी, जैसे ही तितली अंडे देगी ये उसके अंडे में अपने अंडे दे देगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडों में अपने अंडे देना है और इसका कोई काम नहीं है, और ये कोई फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि हमारी भारत सरकार का, सारी सरकारों का एक, और हम सभी वैज्ञानिकों के लिए एक जैविक खेती के साथ साथ नेचुरल जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये नेचुरल है, ये जमीन से ही खेतों में ही उपलब्ध रहता है, बशर्ते कि इसकी संख्या को हमें बरकरार मेंटेन रखना अत्यंत आवश्यक होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उपलब्ध है, जिसकी कीमत फिलहाल 45 रुपया है और 1 एकड़ में 2 लगाने होते हैं। जैसा कि ये खाली है, अब हम इस पर ये जो कौरसारा के अंडे हैं, इन अंडों को देख रहे हैं आप, क्रीमी कलर के हैं, ये अपरिचित वो हैं, ये अभी पैरासाइट नहीं है। हम इस पर चिपकाते हैं, जब ये ट्राइकोग्रामा द्वारा ये परजीवित कर दिए जाते हैं तो ये काले रंग के हो जाते हैं। 1 एकड़ में ये 2 ट्राइको कार्ड लगने हैं। एक ट्राइको कार्ड की कीमत 45 रुपये है, 2 ट्राइको कार्ड लगने हैं, 90 रुपये का खर्चा आएगा, और इसको 3 बार अपनी फसल में लगाने से 100% आपके उस हानिकारक कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सस्ता टिकाऊ तरीका है कीटों का नियंत्रण करने के लिए, और हानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए आपको अब जागरूक हो जाना चाहिए, दवाओं पर आश्रित नहीं रहना है, कई और भी तरीके हैं, कई और भी विकल्प हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं कीटों को खत्म करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर खन्ना, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ठंड का मौसम है, रबी फसलें इसी समय लगती हैं, लेकिन इस समय ओस की समस्या भी होती है, उसमें किस तरह से जल प्रबंधन किया जाए? आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक कॉलर अभी अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं आपका रुख करूंगी यहाँ पर। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी, पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण के बीच में हम लोग खेती करते हैं, तो कुछ हमारी सिंचित प्रजातियां होती, कोई असिंचित प्रजातियां होती, कोई असिंचित प्रजातियां होती, तो इसमें किस प्रकार का हम प्रबंध करें जिससे जो जल घट रहा उससे काबू पाया जाए, पैदावार अच्छी हो सके? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर खन्ना? मेरे को ज्यादा, नंद स्वरूप जी आपकी बात ज्यादा समझ में नहीं आई। कई तरह के यहाँ पर प्रजातियां भी विकसित की जाती हैं क्षेत्र के अनुसार, उनमें किस तरह से जल प्रबंधन किया जा सकता है जिससे बर्बादी जल की कम से कम हो सके व जल का बचाव हो सके? जैसा आपने बताया, बहुत सा अनुसंधान हुआ है। जैसे गेहूं में हम साधारण रूप से मानते हैं 5 पानी की आवश्यकता होती है, परंतु कई प्रजातियां ऐसी भी बनाई गई हैं जिसमें 3 ही पानी से उसमें उचित उत्पादन किया जा सकता है। जहां पर पानी की समस्या बहुत है, जहां पे पानी की उपलब्धता कम है, और उन क्षेत्रों में हम उन प्रजातियों को लगाएं जिनमें कम पानी की आवश्यकता है। और जैसे ये कहा गया, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया कि 3 पानी की ही बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें 3 ही पानी से उचित उत्पादन लिया जा सकता है। उनमें भी हम पानी की बचत अगर उचित तरीके से पानी लगाकर करेंगे तो हम अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे।
बहुत सी प्रजातियां ऐसी भी डेवलप की गई हैं जिनमें अगर गंदा पानी है या सैलाइन वाटर है, अगर पानी आपका प्रदूषित है, तो उनमें भी ऐसी प्रजातियों को इस्तेमाल करें जो उसके लिए सुटेबल हों, यानी कि जो उस पानी में उचित उत्पादन दे पाएं। तो आप अपने क्षेत्र में देखें कि अगर आपके पानी की समस्या है, अगर पानी की उपलब्धता कम है, तो उन प्रजातियों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। अन्यथा आपको अगर वो साधारण प्रजातियां करेंगे और पानी कम लगाएंगे तो आपका उत्पादन कम मिलेगा। जी बिल्कुल। नसरूप मिश्रा जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल डॉक्टर खन्ना का मैं एक बार फिर रुक करूंगी, जो मैंने इनसे सवाल पूछा था उसका जवाब इनसे लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है रबी फसलों में कैसे किया जाए उचित जल प्रबंधन और समेकित नाशी जीव प्रबंधन। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी अपना सवाल पूछिए धनेश जी। जी, फूल गोभी में हमें दवा डालने की जरूरत मत पड़े? जी, फूल गोभी में बिना दवा के इस्तेमाल के आप कीटों का प्रबंधन करना चाहते हैं? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आजकल आपकी रबी की फसल में फूल गोभी, पात गोभी, उसके साथ साथ बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं और दवाई बिल्कुल नहीं डालना पड़ेगा आपको, ये हम आश्वस्त करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गोभी की फसल लगी है तो कीड़े जरूर आएंगे। कीड़े दो तरह के आएंगे। एक तो गोभी के अंदर DBM, डायमंड मैक मोथ होता है, जो बहुत ही पतली हरे रंग की सुंडी होती है और पत्ते में जाला बना देती है और उसके बाद धागे के सहारे से नीचे गिर जाती है, वहीं पर प्यूपा भी बना लेती है। और फिर उसके बाद जब देखते देखते पूरी गोभी का पत्ता एकदम छलनी हो जाता है और हमारी उसकी क्वालिटी घट जाती है। फिर हम दवाइयाँ डालते हैं, जब नुकसान तो हो चुका है लेकिन दवाई डालने से क्या फायदा। जी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, फटाफट
कीट लगने से पहले आपको मॉनिटरिंग करना है, आपको देखभाल करनी है कि रस चूसने वाला कीट आ गया है या कोई तितली अंडे तो नहीं दे गई है। मैंने जैसे कि आपको दिखा रहा हूं कि ये अंडे इसी तरह के अंडे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा लेंस ले लीजिएगा, बहुत सस्ता सा लेंस आता है। और जहां पर फूल बनते हैं, कलियां बनती हैं, जहां पत्तियां होती हैं, वहां पत्ती के नीचे की साइड में बहुत सारे अंडे दिए होते हैं, वहां पर आप फटाफट एक नीम का तेल ले लीजिए। जैसा कि मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ और इसी को हमें बढ़ावा देना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ml प्रति लीटर नीम के तेल का स्प्रे करना है जी। 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई। लेकिन यहाँ पर मेरे किसान भाई बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं कि जैसे कि मुझे सुना 2 ml पर लीटर, कभी तेल पानी में नहीं मिलता, इस चीज का ध्यान रखना है। तेल कभी पानी में नहीं मिलता है। इसे मिलाने के लिए 1 चुटकी भर 1 ml 2 ml नीम तेल को 1 लीटर पानी में डालने के लिए 1 चुटकी सर्फ डाल दीजिएगा। सर्फ से क्या होता है कि तेल पानी के साथ मिल जाता है, तुरंत आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे ऊपर से नहीं, क्योंकि कीड़ा रस चूसने वाला और सुंडी वो सारी पत्ती के नीचे होती है। थोड़ा सा नोजल को ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना है और आप खेत में आप करते रहिए। फिर 15 दिन बाद फिर आप एक छिड़काव कर देंगे, जो कीट आने और लगने की जो स्टेज है वो रुक जाएगा, क्योंकि प्रथम बार में कीड़ा 100 से 150 अंडे देता है। अगर आपने रोक दिया तो उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इसके बाद में अगर कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो आपको ये ट्राइकोग्रामा कार्ड के रूप में आपको सभी जगह मैं समझता हूं उपलब्ध रहता है। अगर आप इसको रेगुलर लगाते रहेंगे तो फिर आपको दवाई डालने की भी जरूरत नहीं है जी। और बहुत ज्यादा अच्छा एक और तरीका है कि वहां पर जगह जगह पर एक येलो कार्ड लगा दीजिए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, आप देख पा रहे थे। वहां पर एक बल्ब का अरेंजमेंट कर दीजिए, जैसे आपके ट्यूबवेल लगी हुई है तो वहां पर भी दीवार को पेंट कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, थोड़ा सा सीरम मिला दीजिए, उसमें चिपक बढ़ जाएगी। और वहां पर एक बल्ब का व्यवस्था कर देंगे तो सारे कीड़े वहीं चिपक जाएंगे और आपको दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीकों को आप अपना सकते हैं, दवाओं का आपको यहाँ पर साथ बिल्कुल छोड़ देना होगा। बढ़ते हैं आगे। बूंदी राजस्थान से सत्यनारायण जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए पूछ रहा था। गेहूं की अच्छी पैदावार आप लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई उपाय बताओ हमारे लिए। बिल्कुल, तो गेहूं की अच्छी पैदावार लेनी है तो हमारा जैसे आज का विषय है कि जल प्रबंधन भी सही से करना है और कीटों का नियंत्रण भी सही से करना है। शुरुआत डॉक्टर खन्ना से करूंगी, क्या कहेंगे आप हमारे किसान भाई को? मैं सत्यनारायण जी को ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर वो खुला पानी दे रहे हैं तो वो बंद कर दें, समय पे पानी दें और फवारा सिस्टम लेकर, जिसमें भारत सरकार की भी योजना रहती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको आर्थिक सहायता भी मिलती है और उसके लिए आप गेहूं का उसमें उचित तरीके से पानी लगाएं। जैसा मैंने आपको इस कार्यक्रम में बताया था कि हर हफ्ते 7 से 8 दिन में फवारे से एक पानी लगाएं, इससे और खाद का समुचित इस्तेमाल करें, जिससे खाद की बर्बादी नहीं होगी। खुले पानी से जो आपकी बर्बादी होती है, इससे ना केवल आपका पानी बचत होगी, खाद का उचित प्रबंधन होगा, पानी का उचित प्रबंधन होगा और गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन होगा। बिल्कुल, तो देखिए जल प्रबंधन बहुत जरूरी है। गेहूं की फसल में किस तरह से करना है जाना आपने। अब कीटनाशी प्रबंधन के बारे में भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप डॉक्टर सिंह? जी, जैसा कि आप गेहूं की अधिक से अधिक पैदावार की बात कर रहे थे, निश्चित तौर से बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले तो गेहूं की फसल में जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां पर दीमक का काफी प्रकोप होता है। इसके साथ साथ दीमक में माहू लगता है और आपने अक्सर देखा होगा कि फूल दूध बनने की अवस्था पर बहुत सारा माहू बाली पर चिपका बैठा रहता है और वहां पर एक लाल रंग का काले धब्बे वाला एक, जैसे लेडी बर्ड बीटिल जैसे कॉक्सिनेला कहते हैं, वो वहां पर उस एफिड को बहुत तेजी से खाता है जी। अब एफिड को खाता है, उसका नर भी और उसकी लार्वी भी दोनों खाती हैं। तो वहां पर आपको एक नीम के तेल का स्प्रे करना पड़ेगा वहां, और वो बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, छोटे समय के लिए रहता है। यहाँ पर अब हम दीमक की बात करते हैं तो दीमक एक ऐसा कीट है जिसे हम सामाजिक कहते हैं और जमीन के अंदर 1-2 मीटर तक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के वहां रानी होती है और घर बना के रहती है। दीमक वर्ष में 2 बार बहुत आक्रमण करती है, एक तो बरसात से पहले और एक बरसात के बाद।
अब दीमक को हम दवाइयां डालते हैं जैसे कि क्लोरपाइरीफॉस। आपने देखा होगा क्लोरपाइरीफॉस 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर तक किसान उसको जमीन में गिराता है, लेकिन वो 6 ज्यादा से ज्यादा पानी के साथ 1 फीट तक जाती है, लेकिन दीमक तो बैठी है 2 मीटर पे। तो इसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि बहुत ही आसान और बहुत तरीका और सस्ता ऑर्गेनिक 100% उसे प्रबंधन होता है। आप ऐसा करें, एक मटका ले लें मिट्टी का, उस मटके में 1:1 मतलब 2 किलो अगर कच्चा गोबर, 2 किलो मक्के की गुल्ली, जो दाना निकालने के बाद जो पार्ट बचता है, उन दोनों को मिला करके मटके में रख दें। 1 बीघे में यानी कि 5 मटके 1 एकड़ में जगह जगह गाड़ दें। और उसके साथ साथ में, क्योंकि दीमक का सबसे प्रिय भोजन होता है सेलुलोज, और सेलुलोज इन दोनों पदार्थों में बहुतायत से मिलता है, वहां पर आप उस मटके के अंदर अगर थोड़ा सा ये ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटारिजियम दोनों को अगर मिला के उस गड्ढे में रख देंगे, तो देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा यहाँ पर कि ये स्पोर्स, जैसे कोविड को आपने सुना, उसके फंगस हैं, उसके स्पोर्स लग जाते हैं। अगर वहां दीमक उस गड्ढे में भोजन लेने आती है या इसको हम खेत में मिला देते हैं, तो उसकी शरीर से इसके फंगस लग जाते हैं और वो दीमक भोजन लेके अपनी रानी तक जाती है। तो जितनी दीमक उसके संपर्क में आती हैं, अंततः रानी तक पूरा परिवार उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है और पूरा उसका खत्म हो जाता है। देखिए दवा तो नहीं लगी, हमारा जो जैविक विधियां हैं, हमारी जो नेचुरल, उसे आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। करके आप गेहूं की फसल में कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं अमरिंदर कुमार जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल डॉक्टर सिंह साहब से है जी। हाँ, सिंह साहब, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो 2 हाथ में दिखा रहे थे, हेलो जी, हाँ, तो सामान दिखा रहे थे ना कि ये मिला देने से, या बोल रहे थे कि कीट अपने साथ लगा के ले जाएगी तो खत्म हो जाएगा, तो क्या उसका मिट्टी में अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा चना मसूर में जो उठा रोग लगता है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है? बिल्कुल। और दूसरा सवाल है कि ये कितना कॉस्ट इसका आएगा, खर्च? Yes. और इसका जरा शुद्ध से नाम भी बताएं, कम से कम स्क्रीन पर चला दें। और दूसरा सवाल खन्ना साहब से है कि हम लोग के यहाँ धान का इलाका है, धान तो मारा हो गया इस बार, लेकिन गेहूं लगाना चाहते हैं, खेत को हमने जुताई कर दी है सूखे में, तो अब उसमें हम पटवन करके गेहूं लगाएं बेहतर होगा, या गेहूं लगा के ऊपर से पटवन कर दे वो बेहतर होगा? हम लोग सीधे पटवन करते हैं पाइप के द्वारा। बिल्कुल, आपके दोनों ही के सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर सिंह, पहले आप अपने सवाल का जवाब दें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे चना, मसूर, अरहर, अन्य जो दलहनी जो दाल वाली फसलें हैं, इनमें 2 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती हैं। एक तो उखटा, जैसा कि आपने बताया है, पेड़ के पेड़ उखटा बीमारी से ग्रसित होते हैं। उसके बाद उसके बाद दूसरा लगता है सुंडी, जैसे कि मैं अभी सुंडी की बात कर रहा था। ये दोनों ही कीट और बीमारियों की वजह से हमारे किसान भाइयों ने दलहनी फसलों को लगाना कम कर दिया है। नहीं, कम नहीं करना है, आपको आगे बढ़ाना है। इन दोनों के लिए हम आपको जवाब देते हैं। अब उखटा के लिए ट्राइकोडर्मा, जिसे आप देख रहे हैं, ये हरे रंग का होता है, 2 प्रजातियां होती हैं। ट्राइकोडर्मा उखटा के लिए रामबाण इलाज है। इसको गोबर की खाद के साथ में कूड़ में फसल के साथ बुवाई पर लगा दें। इसके स्पोर्स जब फैलेंगे, उखटा बीमारियों को इसको रोकेगा। उखटा जो बीमारी वो फ्यूजेरियम की वजह से होती है, इसे नियंत्रण करने का ये बहुत अच्छा साधन है। अब आपने बात की थी कि इसकी लागत के लिए मैं बता दूं तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वहां उपलब्ध है। बाकी ये सभी जगह उपलब्ध है। ये हमारे यहाँ पर तो 130 रुपए का 1 किलो पाउडर फॉर्म में मिलता है। बाकी आजकल बहुत सारी
कंपनियां हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय में इसको आसानी से बनाया जा रहा है और आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये दोनों तरीके इसके लिए बहुत ही पर्याप्त है। अब हम कीट की बात कर रहे थे, तो कीट के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि फेरोमोन ट्रैप है, ट्राइकोग्रामा है, और सुंडी के लिए जो HANPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस आपको मिल जाएगा, उसका स्प्रे कर दिए, लेकिन वो आपके खेत में उपलब्ध होता है। वो कैसे देखेंगे आप? इस तरह से आपकी चना की फसल में, मसूर की फसल में कोई सुंडी मरी हुई उल्टी लटकी हुई नजर आ जाती है, एक दो सुंडी को पकड़िए, उसको क्रश करिए, क्रश करने के बाद उसको पानी में मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। उस बीमारी से और भी सुंडियां हैं वो ग्रसित हो जाएंगी, उनको खिट्टा करिए और अपने पास रखिए सुरक्षित। अगली आगामी फसल की आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, आपके एक सवाल का जवाब तो मिल गया। डॉक्टर खन्ना, आपके इनके दूसरे सवाल के जवाब में क्या कहेंगे आप? अमरेंद्र जी, आपका बड़ा उचित सवाल है। जहां पे आपने धान की खेती की है, धान काट लिया है, तो आपने देखा होगा कि खेत में काफी नमी उपलब्ध है, तो आप उसके बाद तुरंत उसमें गेहूं की बिजाई कर सकते हैं और उसके 2-4 दिन बाद आप फवारे से पानी लगा दें और उससे आपकी फसल बिल्कुल होगी। आपको कम से कम पानी लगेगा और उचित तरीके से पानी लग जाएगा। इसमें मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि हम चाहते हैं कि जो धान की काटने के बाद जो पानी की नमी मिट्टी में रह गई, उसका भी हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया और उसके 2-4 दिन बाद हमने उसको गेहूं को एक पानी लगा दिया, जिससे कि वो गेहूं का बिजाई करने से उसका अधिक से अधिक उत्पादन हो जाए या उसकी उपज बढ़ सके। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको अमरेंद्र जी? हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं और ऐसी ही जागरूकता भरी जानकारी आगे भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है रबी फसलों में कैसे कर सकते हैं जल प्रबंधन और समेकित नाशी जीव प्रबंधन। हमारे विशेषज्ञ लगातार आपके कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। सरसों को पहला पानी कितने दिन बाद लगाना चाहिए? जी दर्शन जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। 20-25 दिन हो गए लगाया पानी बीज को, 1 महीना हो गया समझ लो। आपका सवाल जो है हम स्पष्ट रूप पर यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं। दर्शन जी, एक बार अपना सवाल। 1 महीना हो गया जी बीज को पानी कब लगाइए जी? आपने बुआई कर दी है, 1 महीना हो गया है।
हाँ जी। कौन सी फसल लगाई है? सरसों लगाई है। आप सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं, पानी कब लगाना है? हाँ जी, कब लगाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसा मैंने इस कार्यक्रम में दर्शन जी पहले भी चर्चा करी थी पानी के लिए, कि सरसों में हमें पानी इतना नहीं देना पड़ता जितना कि हम गेहूं में पानी देते हैं। सरसों में आप पानी, जैसे आपका अगर 1 महीना हो चुका है तो एक हल्का पानी लगा दें और ज़्यादा पानी ना लगाएं। ज़्यादा पानी लगाने से फसल में नुकसान हो सकता है। और जैसे मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास फव्वारा पद्धति उपलब्ध है या फव्वारा प्रणाली उपलब्ध है आपके पास, तो सरसों में आप एक सिंचाई फव्वारे से भी कर सकते हैं जब तक कि आपकी फसल में उसमें फूल नहीं आए हों। अगर फूल आ गए हों तब वो फव्वारे से ना लगाएं, तब आप खुला पानी हल्का लगाएं, पूरा भरें ना खेत को, और तब आप सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शन जी, आपको कब सिंचाई करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया जी। तो इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर खन्ना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, ओस पड़ रही है तो ऐसे में जल प्रबंधन में किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, ये बड़ा उचित समय है क्योंकि इस समय आपको कई इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिसंबर का आखिरी हफ्ता आएगा और जनवरी के 15 तक कई बार पाले की समस्या बहुत आती है, और पाले की समस्या से हमारी फसलों का, जो खासकर सब्जी वाली फसलें या गेहूं हैं, इन सब पे बहुत नुकसान हो जाता है। इन सब प्रणालियों में फव्वारा सिंचाई इतनी कारगर साबित होती है कि अगर उस समय पाले की समस्या आने वाली है तो हम किसान भाइयों को ये अनुरोध करेंगे कि हल्की सिंचाई फव्वारे से कर दें, जो कि आप अगर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पानी हल्का सा गर्म होता है, वो बिल्कुल वरदान साबित होती है। अगर पाले की समस्या आती है तो वो पूरा समस्या का निदान दे सकती है। अगर आप टपक सिंचाई इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जियों की खेती में, तो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, यानी कि तुरंत जैसे आप गेहूं में तो 20 दिन बाद पानी लगाते हैं, फव्वारे में अगर जैसे गेहूं में लगाते हैं तो 7-8 दिन में, बट सब्जियों में हम हर दूसरे या तीसरे दिन में थोड़ा पानी देते हैं। पाले की समस्या आने की संभावना में आप पानी की सप्लाई जारी रखें और कोशिश हो कि हर दिन हल्का पानी टपक सिंचाई से सब्जियों में देते रहें, तो जिससे कि आपकी पाले की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और कार्यक्रम जो है अब अंतिम पड़ाव पे है। दोनों ही विशेषज्ञों से मैं कम शब्दों में टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर खन्ना, आपसे पहले शुरुआत करूंगी। क्या कहेंगे हमारे किसानों को जो जल प्रबंधन के लिए आप? जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि जल की समस्या बढ़ती जा रही है, जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। भारत सरकार भी, हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से चल रही है, जिसमें हम लोग भारत सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलके दोनों किसान भाइयों को नई आधुनिक विधियों को पानी को बचाने के लिए, पानी का संरक्षण, पानी का संचयन, पानी का उचित प्रबंधन के लिए नई विधियों में आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक मदद देती है, और न केवल कार्यक्रम चलाती है उनको ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि नई विधि अपनाएं, पानी को बचाएं, अधिक उत्पादन करें, अधिक उत्पादकता बढ़ाएं, और खाद की कमी जैसे देश में है, और कम से कम खाद इस्तेमाल करें, और खाद का उचित प्रबंधन सिंचाई के साथ करें, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े, खर्चा कम हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपसे भी कम शब्दों में क्या कहेंगे हमारे सभी दर्शकों को आप? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आपने जैसे हमें आज सुना है, उसके आधार पर आप अपनी फसल से निश्चित तौर से दुगना उत्पादन ले सकते हैं और आमदनी डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर कीड़ों की वजह से आपकी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसे हमारी जैविक विधियों और नेचुरल फार्मिंग के द्वारा आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे प्रश्न आपके साथ थे, कीड़े हैं, उगटा है, अगर हम इन सब चीजों को हम कम से कम खर्चे से अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, सीधे तौर पर हमारी आमदनी पर असर पड़ेगा और आमदनी आपकी अच्छी होगी, और आपका स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य, हमारे पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी। तो देखिए हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने यहाँ पर काफी जागरूकता भरी जानकारियां हम सभी तक पहुंचाई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप उपस्थित हुए, सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। हमने जाना रबी फसलों में प्रबंधन के बारे में। अब अगले कार्यक्रम में
क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहने वाला है पशुओं में उपाच्य रोग से बचाव। जी हाँ, उपापाच्य रोग से बचाव और सर्दियों में भेड़ व बकरियों का रखरखाव किस तरह से कर सकते हैं बताएंगे आपको। पहले ही अगर आप सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके जरिए भी आप अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तीनों ही हैंडल्स हमारे दिखाए जा रहे हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060 जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, पुनः जागरूक हो सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।